अगला पढ़ते हैं अलजेब्रा में, जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए ये जो अलजेब्रा चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इक्वेशंस और दूसरा आपका आइडेंटिटीज़। तो अभी हम लोग वैसे इक्वेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें द्विघात समीकरण है। इक्वेशन मतलब समीकरण, द्विघात समीकरण होता है और एक युगपत समीकरण होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन जो होती है सिंगल वाली। और इसके बाद पढ़ेंगे आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन, वो जो फार्मूले थे ए और बी वाले। तो उन फार्मूलों का यूज़ इसमें भी होता है इक्वेशन वाले में। तो अब इसके आगे देखते हैं शेषफल प्रमेय एक टॉपिक है। शेषफल प्रमेय, ठीक है, ये थ्योरम होती है। इसमें आपको एक इक्वेशन दी गई होगी ऐसे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अपने को तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, मतलब उसका सोल्यूशन निकालना है, तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके ही, समय ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेके ही उस पर बात करते हैं। तो जैसे एक समीकरण दी गई है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस थ्योरम से, कि एक लंबी सी इक्वेशन दी गई होगी, उसको एक छोटा पद दिया होगा कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है, इसमें करना सिर्फ इतना सा होता है कि जो पद दिया होता है उसको ज़ीरो के बराबर रखिए। x माइनस 1 बराबर ज़ीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर 1 को भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये आ गया ना x बराबर 1। अब ये वाली समीकरण में x का मान 1 रख देना है बस, और शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, ये एक थ्योरम होती है। अब x की पावर 4, तो x की जगह पर हमें 1 रखना है। 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हमें 1 रख देना है, प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कितना आ गया, 1 की पावर 4 1 ही रहता है, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5, 1 माइनस ये 3 हो गया, 2 और 5 7 हो गया। देखिए प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 2 आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लग गया, प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 5 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का यानी प्लस। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये शेषफल प्रमेय है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका, वैसे तो ये बहुत सिंपल है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट शेषफल प्रमेय का यही है कि आपको एक समीकरण दी गई होगी और एक उसका फैक्टर दिया गया होगा, और पूछा गया होगा कि इससे भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो उस छोटे वाले को हम 0 के बराबर रख दें, उसके साथ जो नंबर होगा उसको उधर भेज देंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उस इक्वेशन में रख देंगे, तो जितना सॉल्व करने पर आएगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी का। क्वेश्चन दिया गया है 2x की पावर 3, एक मिनट, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसको x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो
सॉरी x+2 दिया गया है, x+1 नहीं दिया है। 2x³ + 6x² + 5x - 2 को x+2 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो सिंपल सा काम है कि जो भी दिया होगा उसको आप 0 के बराबर साइड में रखो। x+2 बराबर 0 हो गया तो x बराबर कितना हो गया, 2 उधर गया -2। ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देनी है तो शेषफल आ जाएगा। तो हमारा शेषफल बराबर कितना हो गया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू -2 है तो ये -2 का क्यूब, x की जगह पर -2 रख दिया, प्लस 6 इंटू, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, x का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, प्लस 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू -2, और एक -2 इक्वेशन में अलग से लिखा हुआ है। 2 इंटू, देखिए -2 का क्यूब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, साइन किसका लगेगा, -3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, -2 ऐसे ही रह गया। ये हो गया -16, 2 अट्ठे 16, प्लस 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएंगे 12 हो जाएगा, साइन लग जाएगा बड़े नंबर का। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घट जाएंगे, 24 में से 16 जाएगा, 8 बचेगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का। अब यही हो, यहाँ पे होगा प्लस माइनस माइनस घट जाएंगे, 12 में से 8 गया, 4 बचा, साइन लगेगा बड़े नंबर का। ठीक है, तो -4 जो आया वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये थी हमारी शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो शेषफल प्रमेय कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा युगपत समीकरण। देखिए 2 बुक्स हैं हमारे पास, उसमें 2 में एक चैप्टर है अलजेब्रा और एक है समीकरण एवं सर्व समीकाएँ, मतलब इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो उसमें एक बुक में जो सिलेबस इसमें है, दूसरी बुक में वो इसमें दिया हुआ है, मतलब दोनों में खिचड़ी कर दिया है, दोनों में मिक्स कर दिया हुआ है। तो इसलिए अलजेब्रा में मतलब बुक्स में जो भी कंटेंट दिया है उस पे बात करें तो 2 चीज़ें हैं, एक इक्वेशन, दूसरा आइडेंटिटीज़। तो अभी हम इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद आइडेंटिटीज़ वाले पढ़ेंगे। तो इक्वेशन में 2 चीज़ें हो गई, एक द्विघात समीकरण, एक ये दूसरी है युगपत समीकरण। और वो जो फॉर्मूले थे ए और बी वाले वो आइडेंटिटीज़ में आएंगे लेकिन उनका यूज़ है इसमें थोड़ा बहुत। तो द्विघात समीकरण की हमने बात की थी, वो ऐसे होती थी, ax² + bx + c, इस फॉर्म में होती थी, एक टर्म उसमें x² में होता था। अब जो युगपत समीकरण होती है उसकी जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c। उसमें सिर्फ x होता था, एक वेरिएबल होता था द्विघात समीकरण में, देखिए सिर्फ x ही होता था, y नहीं होता था, सिंगल लेटर होता था, बाकी के सब नंबर वगैरह होते थे 2x² वगैरह करके। इसमें आपको x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और एक नंबर मिलेगा। मतलब इसका एक इक्वेशन अगर जैसे लिखें तो ऐसे 2x + 3y + 12, ठीक है, बराबर 0, इस तरह की इक्वेशन मिलेगी आपको। इसको बोलते हैं युगपत समीकरण। इसमें भी जब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ax की जगह पर 2x है तो a बराबर 2 आ गया, b बराबर 3 आ गया और c बराबर 12 आ गया। इसमें भी हमें तुलना करके ABC निकालना पड़ेगा। अब देखिए युगपत समीकरण के बारे में, जैसे उसमें पढ़ा था ना, d निकालते थे कि d > 0 तो उसके मूल समान होंगे, असमान होंगे, ऐसे करके था, वास्तविक एवं असमान था, d बराबर 0 था, वास्तविक एवं समान था, और d < 0 था तो मूल काल्पनिक। ये 3 कंडीशनें थी द्विघात में। तो उसी तरह इसमें कंडीशन बनती है, इसमें हमें ABC निकालना पड़ता है।
और पहली कंडीशन बनती है इसमें, इसमें हल की बात होती है कि जो द्विघात समीकरण दी गई होंगी आपको, दो द्विघात समीकरण, दो युगपत समीकरण दी गई होंगी, जैसे ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो ऐसे आपको दो समीकरण दी होंगी। एक होगी आपकी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर ज़ीरो, और दूसरी दी गई होगी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर ज़ीरो। अब ये ए वन बी वन क्या है, कुछ नहीं, बस ये इन दोनों इक्वेशनों को अलग दिखाने का एक तरीका है। अगर ए बी दोनों में लिखते तो ए बी सेम मान लिया जाता। इनका कहने का मतलब है जैसे दो समीकरणें हो गई, 2x प्लस 4y प्लस 5 बराबर ज़ीरो और 3x प्लस 6y प्लस 7 बराबर ज़ीरो। मान लीजिए दो समीकरणें दी हैं, तो इसमें a1 बराबर 2 हो गया, b1 बराबर 4 हो गया, c1 बराबर 5 हो गया, a2 बराबर 3, b2 बराबर 6। अगर कोई अक्षर माइनस में आता है इसमें, मान लीजिए ये आपका 7 माइनस में होता, तो C2 की वैल्यू -7 हो जाती। ठीक है, तो आपको कोई भी दो समीकरणें दी गई होंगी, उसमें से आपको ये तीन चीज़ निकालनी होंगी, A1 A2 B1 B2 और C1 C2। अभी करके सॉल्व करके देखेंगे, ये तीन चीज़ें निकाल लेंगे। इसके बाद तीन कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन होती है कि अगर A1 अपॉन में A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, कि मतलब A1 और A2 का जो बटे करने पर जो भी आएगा वो B1 B2 के बराबर ना आए। ठीक है, तो इसका जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जो ये दो रेखाओं की समीकरण है, तो इनका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, एवं रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। प्रतिच्छेदित मतलब एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो जैसे ये एक समीकरण लिखी हुई है, तो ये एक रेखा की समीकरण होती है। कार्तीय तल हम लोगों ने पढ़ा था डीआई वाले चैप्टर में, तो उसमें कोई एक जैसे ये रेखा जाती है तो इस रेखा की समीकरण हो जाती है ये। ठीक है, तो ये दो रेखाओं की समीकरण है। तो अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो अद्वितीय हल होगा एवं रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। ये पहली कंडीशन हमें याद रखनी है। प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है, ये दो रेखाएं हैं तो ऐसे काटती हुई निकलेंगी। दूसरी जो कंडीशन है वो ये रहेगी कि A1 अपॉन A2 बराबर, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है समझ में ना आने वाला, तो अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 दोनों तीनों बराबर हैं, ठीक है, तो समीकरण के अनंत हल होंगे प्लस रेखाएं, जो दो रेखाएं होंगी जिनकी समीकरण होगी ये दोनों, वो समपाती होंगी। समपाती होंगी मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है, अभी इनका यूज़ कैसे है वो भी हम लोग देखेंगे, कैसे निकालते हैं। अगर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, ठीक है, तो इसका होगा कि कोई हल नहीं होगा। मतलब समीकरणों का कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है, तो पहले वाले केस में A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा एवं रेखाएं, अद्वितीय मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, एक सिंगल वो निकलेगा, एक यहाँ पॉइंट की एक वैल्यू निकल आएगी और रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। इसमें क्या होगा, अनंत हल होंगे और रेखाएं समपाती होंगी, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही गुजरेंगी। तीसरा है कोई हल नहीं होगा तथा रेखाएं समांतर होंगी, मतलब रेखाएं ऐसे गई होंगी। हल क्या होता है,
जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हल वो बीच वाला पॉइंट होता है, मतलब उस पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो इनका सोल्यूशन होता है। लेकिन अब जब ये दूसरे वाले में वैल्यू काट ही नहीं रही हैं अनंत लंबाई तक, तो उनका कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर मानी जाएंगी। तो ये 3 कंडीशन हैं, ठीक है। अब इन पे क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखिए आया हुआ, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दो युगपत समीकरण हैं, 2x माइनस 3y बराबर 3, और दूसरी समीकरण दी गई है 6x माइनस 9y बराबर 18 के कितने हल हैं, ये पूछा गया है कि कितने हल हैं। यहाँ पे देखिए जो हमने कंडीशन पढ़ी है इसमें अद्वितीय हल हैं, अनंत हल हैं या कोई हल नहीं है, ये 3 कंडीशनें आती हैं। जब अद्वितीय हल होता है, मतलब अद्वितीय का मतलब क्या, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो मतलब एक टाइप का, तो उसमें रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अनंत हल मतलब एक ही लाइन, पूरी लाइन एक दूसरे के ऊपर से होके पास हो रही है, तो उसमें कई पॉइंट मिल रहे हैं, अनंत हल है, रेखाएं संपाती हो जाएंगी। और तीसरा वाला जब कोई हल नहीं, तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, मतलब कट ही नहीं कर रही हैं, तो कोई हल नहीं निकल रहा है। तो हल की बात ये 3 है, ये 3 कंडीशनों में से जो मैच होगी हम उसके हिसाब से बता देंगे। अब इन्होंने ये 2 समीकरणें दी हैं और पूछा है इसके कितने हल हैं, ठीक है। तो इसको पहले वो जनरल इक्वेशन वाली जो फॉर्म होती है उसमें लिख लें। वो फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समझने के लिए लिख रहे हैं इसको, एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी ले सकते हैं उसमें से कि देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 3 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा ना, क्योंकि सारे अक्षर इधर ही होते हैं। उधर पहले से उन्होंने लिख के रखा है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए, इधर लाएंगे -3 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -3 डायरेक्ट ले लेंगे, एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे ये चीज़। a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -9, c2 की वैल्यू -18। अब इस फॉर्म में इसको लिख लेंगे, देखिए 2x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और ये 6x माइनस 9y, 18 इधर आ जाएगा, -18 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए a1 की जगह आ गया 2, b1 की जगह आ गया -3, c1 की जगह पर आ गया -3। अब a2 की जगह पर आ गया 6, b2 की जगह पर आ गया -9 और c2 की जगह पर आ गया -18। हमें निकालना क्या है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 निकालना है और c1/c2 निकालना है। निकाल लेते हैं, तो सिंपल सा है। तो a1/a2 मतलब 2/6, b1/b2 मतलब -3/-9 और c1/c2 मतलब -3/-18। अब इनको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये आ गया 1/3, माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये भी आ गया 1/3 और ये काट लिया 3 छक 18, तो ये आ गया 1/6, ठीक है। तो क्या आया, देखिए ये आया कि ये दोनों तो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो हमारा ये आ गया कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, ये आया, ठीक है। तो ऐसा केस किस में होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए a1/a2 b1/b2 बराबर आया, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं आया, तो इसका है कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हमारा आंसर भी हो जाएगा, देखिए ये दोनों बराबर हैं, वो नहीं आया बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन में ये तीनों दिए होंगे आपको कि कोई हल नहीं होगा और अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होगा, ऐसे करके। तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये युगपत समीकरण, इसके कितने हल होंगे, तो हमने ऐसे किया, इसका सॉल्यूशन निकाला, देखा यहाँ पे पाया कि a1/a2 b1/b2 में ये समीकरण बन रही है और हमें ये 3 कंडीशनें याद रखनी है बस। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर ही नहीं है तो c1 c2 की बात ही ख़त्म, अद्वितीय हल होगा। तीनों बराबर हैं तो अनंत हल होगा, ये दोनों बराबर हैं लेकिन उसके बराबर नहीं है तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो यही काम किया गया इसमें। अब देखिए
एक क्वेश्चन और है, ये उदाहरण, ये देखिए, इसमें दिया गया है 5x प्लस वाई 7, कर ही लेते हैं इसको अपने तरीके से, दो बार एक बार और करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगा। अब एक समीकरण दी गई है 5x प्लस वाई बराबर 7 और 3x माइनस 4y बराबर 18 के कितने हल हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को ऐसे लिख लेना है, 5x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 हो गया, और ये 3x माइनस 4y माइनस 18 बराबर 0 हो गया। अब देखिए इस बार हम डायरेक्ट लिखते हैं, a1 बराबर आया 5, a2 बराबर आया 3, b1 बराबर आया, y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, और यहाँ पे b2 बराबर कितना आया -4, c1 बराबर कितना आया -7, और उधर c2 बराबर कितना आया -18। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं, a1 अपॉन में a2 की जगह पर क्या होगा 5/3, b1 अपॉन b2 सिंपल है 1 अपॉन -4, c1 अपॉन c2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बन रहा है कि पहली बात a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ये दोनों ही बराबर नहीं है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। पहली कंडीशन तो यहीं पे ख़त्म हो गई, ये दोनों भी बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों ने कंडीशन निकाली थी कहाँ गई, ये इसमें देखिए, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बराबर नहीं है, तो ये पहले वाले केस में c1 c2 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं पे डिसीजन आ जाएगा कि जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है तो यहीं पे डिसीजन हो गया कि अद्वितीय हल होगा। ये इसके बराबर है और इसके बराबर भी है तब अनंत हल होगा, और ये इसके बराबर है लेकिन उसके बराबर नहीं है तो ये दूसरा चेंज हो जाएगा। लेकिन जब ये दोनों ही बराबर नहीं होंगे शुरू वाले, तो वहीं पे बात ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए दोनों वाले, ये दोनों बराबर नहीं थे, बात ख़त्म यहीं पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि अद्वितीय हल होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए रेखाओं का केवल एक हल, मतलब अद्वितीय, मतलब एक ही कह सकते हैं उसको कि मतलब दूसरा हल नहीं होगा, तो केवल एक हल होगा मतलब अद्वितीय होंगे। अद्वितीय लिखा हो तो इसका मतलब एक भी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो गए लीनियर, ये आप इक्वेशन वाले चैप्टर के।